नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मोदी जी ने एक कार्यक्रम में कम्युनिस्टों और कांग्रेस का जो अंतिम हथियार है, आपने सुना होगा अक्सर कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक बात, खास तौर से कम्युनिस्ट तो एक बात को बहुत स्ट्रेस देते हैं, देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, देश में पता नहीं क्या क्या। आप एनडीटीवी देख लेंगे, आप द वायर देख लेंगे, स्क्रॉल देख लेंगे, तो आपके पास रिसर्चें देश की भरी पड़ी हैं जिसमें ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही होगी कि 20 से 30 करोड़ लोग देश में खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और वो भूखों मर रहे हैं। ऐसा भी खासतौर से मुस्लिम इलाकों में, या जो कांग्रेस के गढ़ हैं, कम्युनिस्टों के गढ़ या ममता के गढ़ हैं, उन जगहों पर ये बात खूब बखूबी कही जाती है कि हमारे देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। ये बातें मेरे संज्ञान में खूब आईं, लोगों ने खूब कहना शुरू किया, तो हमने ये कहा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो भूखों कैसे सो सकते हैं, जब सरकार ने राशन फ्री में सबको खोलकर, अपने भंडार खोलकर रखे थे। एक एक व्यक्ति को इतना राशन मिला है कि उसने मार्केट में बेचा है, लोगों ने स्टॉक कर लिए हैं, तो फिर कैसे कहा जा सकता है? इसके उनके पास कोई जवाब नहीं होते, लेकिन वो उनका ये हथियार है। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति से, मैं उन समृद्ध लोगों की बात छोड़ दीजिए जो मानसिक रूप से समृद्ध होते हैं, लेकिन आप किसी से भी बात करेंगे रोजगार, तो वो कहेगा भैया मार्केट में मंदी चल रही। और ऐसा मैंने कभी नहीं सुना जिसमें ये कहा जाता हो मार्केट में मंदी नहीं चल रही। मैं जब से जन्म लिया तब से आज तक, या मैंने जब से बुद्धि पाई, या थोड़ा सोचना शुरू किया, समाज को समझना शुरू किया, सिस्टम को समझना शुरू किया, तब से सरकारें किसी की रही हों, एक बात जग जाहिर है, महंगाई बहुत है। दूसरी बात, भैया नौकरी नहीं है। तीसरी बात, मार्केट बहुत मंदा है। अब समझ नहीं आता, मार्केट बहुत मंदा है तो महंगाई क्यों है। दूसरी बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई मार्केट से सामान खरीद रहा है तो रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी होती ही होंगी, उसके बगैर कैसे काम चलेगा। सरकार ने सरकारी एजुकेशन के लिए व्यवस्था कर रखी है। हम, मेरी महत्वाकांक्षा, जो मैं महत्वाकांक्षा रखता हूँ, कोई मिनिस्टर बनने की, कोई एमएलए बनने की रखता है, तो कोई एमएलए मिनिस्टर बनने की रखता है, मिनिस्टर होम मिनिस्टर बनने की रखता है, होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने की आकांक्षा रखता है, चीफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है। नहीं हो पाता तो फिर मंदा है, नहीं हो पाता तो कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो पाता तो ये नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहुत सारी, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन के तहत लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं मान सकता हूं कि जो नौजवान है जिसने डिग्री लेकर रखी है, डिग्री बड़े नाम की है, इसलिए उसको ये अपेक्षाएं हो जाती हैं कि इतनी बड़ी डिग्री लेकर मुझे ये काम मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में लोग डिग्रियों के आधार पर व्यक्ति की क्वालिफिकेशन तय करते हैं, और उस क्वालिफिकेशन के आधार पर उसकी प्रोफाइल बनाते हैं, और उस प्रोफाइल के आधार पर उसको क्या तनख्वाह मिले और क्या डेजिग्नेशन मिले ये तय करते हैं। जबकि हकीकत थोड़ा भिन्न है। हकीकत यह है कि प्राइवेट सेक्टर सदैव काबिलियत के आधार पर जॉब देता है, और हमारे यहाँ चूंकि सरकारी सेक्टर में इतनी नाकामी है, सरकारी सेक्टर में इतना आराम है, और सरकारें काम नहीं ले पाती क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जो सरकारी कर्मचारी है वो समाज का नेतृत्व भी करता है और समाज में बेगारी भी खूब फैलाता है। उनमें कुछ लोग काम करने वाले रहते हैं जिनके आधार पर सरकारें चलती हैं। बाकी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो काम कम, फिलॉसफी ज़्यादा, सरकारों को नेगोशिएट करता है, सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाता है, दुनिया भर की यूनियंस चलाते हैं, और वो यूनियंस काम करने के बजाय सैलरियां बढ़ाना और दबाव बनाना, ये राजनीति करते हैं। तनख्वाहें चूंकि प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छी मिलती हैं, सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए समय भी होता है, कोई काम कम करते हैं, और धन भी खूब सारा होता है जिससे पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। ऐसी परिस्थिति में जहां ये देश का माहौल बन गया हो तो वहां हर व्यक्ति चाहेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 311 का प्रोटेक्शन होना। अब एक बार सरकारी नौकरी परमानेंट लग गई तो कोई छीन नहीं सकता, और काम कम करना पड़ता है, प्राइवेट काम भी कर लेते हैं, शाम को सुबह भी काम कर लेते हैं, समय पर ना जाकर भी अगर चलेगा तो चलेगा। सरकारी नौकरी है भैया, काम कम और तनख्वाह ज़्यादा।
काम कम, बेरोजगारी खत्म और सिक्योरिटी ज़्यादा। रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए लोगों का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ रहता है और भारत में एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा सिर्फ सरकारी नौकरी है। मोदी जी ने 2020 में एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको कहते हैं, एनईपी लेकर आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में एक 3 दिन का एक कार्यक्रम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, चूंकि बनारस मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये आयोजित किया गया। इसमें मोदी जी का भाषण था बीएचयू में। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा 21वीं सदी की बात अगर हम करेंगे तो हमको बदलना स्वाभाविक है। अंग्रेजों ने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी वो अपने लिए कर्मचारी ढूंढ रहे थे, वो नेतृत्व करने वाले नहीं ढूंढ रहे थे। इसलिए मैकाले की, जो उन्होंने मैकाले शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग 18वीं सदी 19वीं सदी के मध्य में जो भारत में एजुकेशन की पॉलिसी बनी, वो एजुकेशन की पॉलिसी स्वावलंबन की नहीं थी, वो पॉलिसी स्वाधीनता की नहीं थी, वो पॉलिसी अपने मातहत कर्मचारी ढूंढने की थी कि हम किस प्रकार से लोगों को ऐसा तैयार करें कि हमें जॉब सीकर्स मिल सकें, हमको नौकर मिल सकें। इसलिए वो पॉलिसी स्वतंत्रता के बाद हमको बदलने की आवश्यकता थी। हमने स्वतंत्रता के बाद वो पॉलिसी नहीं बदली। परिणाम ये हुआ कि उस पॉलिसी के ना बदलने की वजह से भारत का माहौल ऐसा बन गया कि हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसके माँ बाप उसको सबसे पहला आशीर्वाद देते हैं, पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो, यानी कि नौकर बनो। ये भारत की विडंबना बन गई। मैंने आज से कई वर्ष पहले जयपुर का एक सोशल मीडिया कॉन्फ्लुएंस कार्यक्रम था। हमारे एक मित्र रोहित प्रधान जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। डिफॉल्ट की बात है, उन्होंने मुझे किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए बुलाया था। मेरा प्लेन लेट हो गया, यानी कि मेरी फ्लाइट लेट हो गई। लेट होने की वजह से जिस कार्यक्रम के लिए, संवैधानिक बातों के लिए मुझे बुलाया गया था, वो कालांश निकल गया। अब हम पहुंच गए तो वो हमसे कहने लगे कि सर आपका कालांश तो निकल गया, लेकिन आपको हमने दिल्ली से बुलाया, तो हम चाहते हैं कि आप अगले सेशन में पार्टिसिपेट करें। मैंने कहा कि अगला सेशन क्या है? तो उन्होंने कहा इंडियन इकोनॉमी इज द नेक्स्ट सेशन। भारत में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी, मैं उसका छोटी सी क्लिप दूरदर्शन ने चलाई थी। हालांकि वो लेक्चर बड़ा था, उसमें 2-3 मिनट की क्लिप दूरदर्शन ने निकालकर स्पेशली चलाई थी। वो बड़ा हिट भी हुआ था। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि भारत किन मुसीबतों से गुजर रहा है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो क्लिप इसके साथ में लगा दूंगा ताकि आप उसको सही से सुन सकें और क्या मैं कहना चाहता था वो समझ सकें। लेकिन अभी जो मोदी जी ने कहा है, जिस बात को लेकर कम्युनिस्ट लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भाई भारत में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, भारत में काम नहीं है, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयड है, ये जो भाषा है ये अंग्रेजों के द्वारा सृजन की गई व्यवस्था की भाषा है। और हमारे यहाँ की खास बात यह है कि हम डिग्रियों के आधार पर जो योग्यता तय करते हैं उसके अनुसार मुझे नौकर बनना है। मुझे नौकर तो बनना है, लेकिन मुझे नौकर मेरी डिग्रियों के आधार पर बनना है, काबिलियत के आधार पर नहीं, मेरे अनुभव के आधार पर नहीं। और मुझे सरकारी कर्मचारी बनना है। प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत होता है, हालांकि तरक्की बहुत होती है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो काम भारत के लोगों को करना नहीं है क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और मानसिक रूप से नौकर बन रहे हैं। आपको याद होगा, अगर कई जो लोग गांव देहात के होंगे वो लोग सुन रहे होंगे ये लेक्चर, तो एक बात अक्सर अभी भी कही जाती, कोई लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाता है गांव का व्यक्ति, तो जब वो उसको बताता है कि लड़का क्या करता है तो कहेगा पावर हाउस में नौकर है। क्या है? वो रेलवे में नौकर है। क्या है? वो टेलीफोन में नौकर है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में नौकर है। उनके यहाँ की टर्मिनोलॉजी यही है कि फौज में नौकर है, यानी कि वो साफ शब्द इस्तेमाल करते हैं कि देखने जिस लड़के को गए थे वो नौकर है। अपने बच्चों को भी जब वो क्वालिफिकेशन बता रहे होते हैं तो बताते हैं कि मेरा बेटा रेलवे में नौकर है, मेरा बेटा सरकार में नौकर है। यानी कि उनके दिमाग में ये बात पक्की बैठी हुई है कि मेरा बेटा एक नौकर है, मेरा बेटा नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखता।
मेरा बेटा कुछ इनोवेशन करने की क्षमता नहीं रखता, उसके पास कुछ न्यू आइडियाज नहीं है, वो देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन इस प्रकार का नहीं कर सकता जिससे देश का विकास हो। कंट्रीब्यूशन तो वो करेगा, लेकिन देश की जो थीम है नौकर बनकर कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो मालिक बनकर, एंटरप्रेन्योर बनकर वो नेतृत्व नहीं कर सकता। और यही कारण है कि हमारे यहां से पूरे विश्व भर में नौकर सप्लाई होते हैं, और वो नौकर अमेरिका में अच्छी नौकरी करते हैं, वो नौकर यूरोप में अच्छी नौकरी करते हैं, और यूरोप अमेरिका वाले और खाड़ी वाले उनको अच्छी नौकरियां भी देते हैं, उनको अच्छी सैलरी भी देते हैं। वो अपने यहां के लोकल सिटीजन की बजाय भारत के व्यक्ति को नौकर बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है कि वो नौकरी से बाहर नहीं निकल सकता, वो काम तो कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का वो सीईओ हो सकता है, वो गूगल का सीईओ हो सकता है, वो एप्पल का सीईओ हो सकता है, लेकिन वो बगल में एप्पल खोल नहीं सकता, वो दूसरा गूगल भारत में बना नहीं सकता। वो उसका सीईओ हो सकता है, गूगल को कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन वो बगल में गूगल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं ये बात, अमेरिकन और यूरोपियंस, कि ये एक नौकर है, इसकी मानसिकता नौकर की है, ये कभी इन्वेंशन करेगा भी तो ये मेरे लिए इन्वेंशन करेगा, इस इन्वेंशन का ये स्वयं लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि इसको नए इनोवेशंस के आधार पर आगे बढ़ने की आदत नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। ये मानसिकता वो जानते हैं, इसलिए भारतीयों को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर संसार में सबसे अच्छे नौकर कहीं पाए जाते हैं, पढ़े लिखे, वेल कॉन्फिडेंट, तो वो भारतीय लोग हैं जो वहां नौकर बन सकते हैं, इसलिए हमें नौकर बनाया जाता है। मोदी जी का जो कल का भाषण है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि भाई ये जो भारतीय एजुकेशन है वो अंग्रेजों के आधार पर चली, और कांग्रेस ने वैसा ही किया। कांग्रेस के शासनकाल में भी नौकर बनाने की प्रक्रिया जारी रही, और अब भारत विकास की तरफ चल दिया है, तो हमने पॉलिसी बदली है और अब हम एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। भारत के लोगों की मानसिक स्थिति यह होनी चाहिए कि वो अब नौकर बनने की बजाय स्टार्टअप शुरू करें। कुछ दिन पहले शादी.com ने एक डेटा पब्लिश किया, और उस डेटा में शादी.com कहता है कि अब लड़कियों की पहली पसंद आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं है। अब लड़कियों की पहली पसंद जब वो सर्च करती हैं या परिवार के लोग सर्च करते हैं, तो वो न्यू स्टार्टअप सर्च करते हैं, वो स्टैंड अप वाले सर्च करते हैं, कंपनी ओनर्स सर्च करते हैं कि कौन स्टार्टअप चला रहा है, कौन अपना काम कर रहा है, किसके पास एंटरप्रेन्योरशिप है। ये माइंडसेट भारत में धीरे धीरे बदलने लगा है, और इस बात को मोदी जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो अपना लेक्चर दिया उसमें कहा कि हमें ब्रिटिशर्स की वो टेक्नोलॉजी, वो मेथोलॉजी, वो माइंडसेट बदलना पड़ेगा, जिन्होंने भारत में नौकर बनाने का माइंडसेट, एम्प्लॉय बनाने का या जॉब सीकर बनाने का माइंडसेट तय कर दिया उन्होंने। इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में 8वीं क्लास के बाद ये व्यवस्था की गई है कि आप कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप करें, और जो यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उनके रिसोर्सेज देना और उनके सॉल्यूशन देना, इस पर काम करेंगे। जो बच्चा अब 8वीं पास हो चुका होगा, 10वीं पास कर चुका होगा, वो कहीं ना कहीं कोई काम करने लगा होगा, और जब वो 12वीं पास करके जाए तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की डिग्री तब लेने आए जब उसको आवश्यकता हो। खाली पीली यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद नौकरी ढूंढना ये ठीक नहीं है। वो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद वो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा हो, और काम करते समय उसको ये लगे कि मुझे अब और पढ़ना है क्योंकि मुझे यहां तरक्की करना है, तो वो फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ले। फर्स्ट ईयर का पास करने के बाद अगर उसको ये महसूस होता है कि मुझे जितनी जरूरत थी उतना मिल गया है, तो वो एग्जिट कर सकता है और अपने काम में आगे बढ़ सकता है। जिस दिन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसको ये लगता है कि मैं जो पढ़कर आया था वो मैं काम कर लेता हूं, अब मुझे और एजुकेशन की जरूरत है, तो वो सेकेंड ईयर में एडमिशन किसी भी वक्त ले सकता है। दूसरे साल में पढ़ने के बाद वो फिर अपना काम शुरू कर सकता है, फिर वहीं जा सकता है, और जब उसको लगे कि अब और डिग्री की आवश्यकता है, मुझे और पढ़ाई की आवश्यकता है क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें और नॉलेज चाहिए, तो वो तीसरी साल में एडमिशन ले सकता है और तीसरी साल में फिर डिग्री कर सकता है। ऐसे ही वो जो रिसर्च है, रिसर्च वर्क में आ सकता है, वो मास्टर डिग्री ले सकता है।
कुल मिलाकर आवश्यकता जो उसकी हो उसके अनुसार पढ़ाई करे, ना कि पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी ढूंढता घूमे। ये माइंडसेट इस नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने तय किया है और इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही भारत में एंटरप्रेन्योर बनाने की परंपराएं शुरू करना, भारत को अग्रणी भूमिका में संसार में लेकर आना और भारत में जो जॉब गिवर्स हैं वो तैयार करना, संसार भर में आगे बढ़ाना। अभी आपने एक डेटा नया पब्लिश हुआ, 2014-15 में भारत में डिफेंस इक्विपमेंट लगभग 1,500 करोड़ के बेचे जाते थे, यानी कि एक्सपोर्ट होता था। 2020-21 का जो डेटा आया 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, यानी कि लगभग 8 गुना सरकार ने ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को इतना डेवलप किया डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में कि वो अब एक्सपोर्टर बन गए। फिलीपींस को बेच रहे हैं, वो अब ये वियतनाम को बेच रहे हैं, इंडोनेशिया मलेशिया को बेच रहे हैं। और खास बात ये है उसकी कि इस 13,000 करोड़ में 70% प्राइवेट सेक्टर का योगदान है, 30% केवल पब्लिक सेक्टर का इस्तेमाल योगदान है। 30% पब्लिक सेक्टर का मतलब जो सरकारी आयुध कारखाने हैं, HL वगैरह, उनका योगदान 30% है और 70% वो लोग हैं जिन्होंने नए एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं, जिन्होंने नई इंडस्ट्री भारत में लगाई है, जो लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, जो भारत में नया स्टार्टअप शुरू करके डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं। यानी कि मैं अगर कहूं कि 13,000 करोड़ में से कोई बात कही जाए तो ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट है वो भारत में प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और अब शायद छोटा छोटा, मोदी जी का ऐसा मानना है, छोटा छोटा काम करे लेकिन प्रोडक्शन करे। जैसे जैसे वो प्रोडक्शन करेगा भारत एक कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन जो जॉब सीकर होगा, जो केवल नौकरी करेगा, उसका प्रोडक्शन कोई और लेकर आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका प्रॉफिट ले जाएगा, हमको नौकरी का पैसा देकर जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। हमारे लिए अच्छा ये है कि हम चाहे छोटे छोटे काम शुरू करें, हो सकता है 10-20 साल बाद वो बहुत बड़े हो जाएं, हम छोटे छोटे काम करना शुरू करें, उनको ग्रोथ करें, उनसे एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तो हम अच्छे एक्सपोर्टर बनेंगे और हमारा यही एंटरप्रेन्योर, ये हमारा स्टार्टअप यही जॉब क्रिएट करेगा उन लोगों के लिए जो नया स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते, जो माइंडसेट जिनका गुलामी करने का है, उनको भी इसमें ही एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे माहौल चेंज होगा, जैसे जापान का माहौल, कोरिया का माहौल, अमेरिका का माहौल, यूरोप का माहौल, इनका माहौल दूसरा है। इनमें एजुकेशन का मतलब नौकर बनना नहीं, नौकर जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनते हैं। वो नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, नई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ना कि वो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं। हालांकि सर्विस सेक्टर में काम करने वाले भारत के लोग इसी माइंडसेट की वजह से विश्व भर में फैले हुए हैं और वहां से फॉरेन करेंसी भारत में भेजते हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव पक्ष ये भी है कि वो जो पैसा पैदा करते हैं, वो पैसे पैदा करने के बाद वो उन्हीं देशों की नागरिकता पाने के लिए परेशान रहते हैं और वो वहीं के हो जाते हैं। यानी कि हमारी क्रीम यहाँ से नौकरी जॉब सीकर्स की वजह से अमेरिका यूरोप में शिफ्ट हो जाती है और उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो भारत में आकर कुछ नया शुरू कर सकें और हमारा लॉस कर देते हैं। तो जो लोग रेवेन्यू जनरेट करके भारत को देते हैं, वही लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में शिफ्ट सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है और हमें कोई जॉब नहीं मिलता, हम तो जॉब करने वाले लोग हैं, हम तो नौकर लोग हैं और हमें अच्छा नौकरी मिल जाती है अमेरिका में जाकर, वहाँ मालिक अच्छे मिल जाते हैं और हमें अच्छा धन देते हैं, क्योंकि हमें तो धन चाहिए, नौकरी से धन चाहिए, देश का विकास मुझे नहीं मालूम। इसलिए ये दोनों ही कंडीशनों में भारत का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी ने कम्युनिस्टों के आखिरी हथियार, कांग्रेस के आखिरी हथियार, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करके रखा और उस अनएम्प्लॉयमेंट से ही गरीबी हटाओ देश बचाओ ऐसा नारा इंदिरा गांधी से लेकर अब तक लोग देते आए और वोट लेकर सरकार बनाते रहे, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटी और कभी देश नहीं बचा। क्यों? क्योंकि गरीबी हटाने के लिए मानसिकता का होना आवश्यक था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना आवश्यक था। वो कभी इन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। परिणाम हम सब देख ही रहे हैं। हमारे देश की एक बड़ी प्रॉब्लम
है कि हम 1000 वर्ष तक जो गुलामी हमारे मस्तिष्क पर है वो अभी भी जा नहीं रही है, और हम अपने आप को आइडेंटिफाइड, सर्टिफाइड, वेल एजुकेटेड सर्वेंट बनाना चाहते हैं। वो पब्लिक सर्वेंट बनाना चाहते हों, वो प्राइवेट सर्वेंट बना, लेकिन हम बनाना सर्वेंट ही चाहते हैं। ये एक हमारे देश की प्रॉब्लम है। इसलिए संसार में जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो इंडियन एम्प्लॉयज को सबसे बेस्ट मानते हैं। ये पूरे संसार के डेटा है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता बेस्ट एम्प्लॉय की है, हम बेस्ट सर्वेंट हैं, और हम फैक्ट्रियां लगाए पड़े हैं सर्वेंटों की, हम किसी भी तरह से काम करें, लेकिन वी वांट टू मेक अ सर्वेंट आवरसेल्फ। अच्छे अच्छे लोग जिनके अच्छे व्यापार हैं वो भी अपने बच्चे को सर्वेंट बनाना चाहते हैं। अभी जब हम सर्वेंट बनना चाहते हैं और पब्लिक सर्वेंट नो डाउट बनना चाहते हैं, सरकार हमको सैलरी देगी, पैसे कहाँ से लाएगी? पैसे लाने के लिए उसको व्यापारी के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। अब व्यापारी कहाँ से आएगा? व्यापारी तो हम बनना ही नहीं चाहते। हमारे देश में अंबानी भी अनएम्प्लॉयड है। अभी कुछ सेमिनार करवा दो और उनसे पूछो कि भाई ये अंबानी का क्या है, तो उनमें से कुछ लोग कह देंगे हमारे क्राइटेरिया के अनुसार तो ये सर्वेंट बनना चाहेगा, ये अनएम्प्लॉयड है। हम यूएस में गूगल चला सकते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट चला सकते हैं, हम वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसियां चला सकते हैं, लेकिन हम दूसरा गूगल हिंदुस्तान में नहीं खोल सकते। कल मैं उन बच्चों को सुन रहा था, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। ये ट्रॉपर एक वो चलाते हैं और उन्होंने कहा कि हम यूट्यूब से रोजगार ले रहे हैं और हम रोजगार लोगों को दे रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि संसार में जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं और इंजीनियर हैं वो हिंदुस्तान से हैं, लेकिन साहब यूट्यूब हमारे यहाँ नहीं है। हम 30% जो भी कमाई होती है, यूट्यूब की ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, बेईमानी वो बहुत करते हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, डीके दुबे आप डालेंगे तो बहुत सारी वीडियो हमारी रहती हैं। वो बेईमानी करते हैं, 70% पैसे लेते हैं, 30% हमको देते हैं, जबकि वो लिखते ये हैं कि 30% वो ले रहे हैं और 70% हमको दे रहे हैं। मैं उनकी ईमानदारी की बात करूं तो भी एक प्लेटफॉर्म सिर्फ 30% पैसा हमारे लोगों का पैसा लेता है, और चलाने वाला भी हिंदुस्तानी है, लेकिन वो पैसा वहां जमा होता है। हमारी इकोनॉमी की जो मेन प्रॉब्लम हमें लगता है वो ये है कि हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से अपने फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट करते हैं। अभी कुछ चैनलों पर चले जाएं तो वो डिबेट इकोनॉमिक्स की चला रहे होंगे, तो भाई साहब को हिंदू जागरण मंच से वो शायद बुला लेते हों तो पता नहीं, लेकिन उनको ये ऑक्सफोर्ड से आए हैं, ये कैम्ब्रिज से आए हैं, ये फला किंग कॉलेज से आए हैं, ये फला क्वीन कॉलेज से आए हैं, ये रहता है उनका। और वो अपनी इकोनॉमी किस बात पर लेकर जाते हैं? उनको वो कहना है जो हिंदुस्तान के फेवर में नहीं रहता। क्या? कि भैया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, कौन करेगा? तमिलनाडु का एक प्रकरण आया, तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन कर दिया 1950 में। रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में चंपाकम दुराई राजन के केस में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब वहां जब बहस चली, उसके बाद तमिलनाडु में अभी हम लोगों ने 15 साल पहले देखा होगा, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई थी जयललिता के समय पर, सब काम बंद हो गया। तो उन्होंने एस्मा लागू कर दिया। एस्मा लागू के बाद वो लाखों एम्प्लॉय उन्होंने कहा टर्मिनेट कर देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने बहस करी तमिलनाडु की, उन्होंने कहा साहब हमें ये बता दीजिए कि ये डिमांड एम्प्लॉयज़ की है, हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है उसका 90% हम सैलरी में देते हैं। हम स्टेट चलाने के लिए सदैव पैसा बाहर से लेते हैं, केंद्र सरकार से लेते हैं, दूसरी एजेंसियों से लेते हैं, और पैसा कहीं ना कहीं से लेते हैं, तब हम प्रदेश चला पाते हैं। और एम्प्लॉयज की डिमांड रोड पर है और पूरा प्रदेश चक्का जाम है, एक एक एम्प्लॉय बंद है, रोड भी नहीं, रेल वो भी नहीं चल रही, ये भी नहीं चल रहा, फैक्ट्रियां नहीं खुली, कुछ नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है कि भैया अगर आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिल गया है और आप ये क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं, सरकार पैसे कहाँ से लाए? फिर सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है। अब सरकार इकोनॉमी बढ़ाना चाहेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको एफडीआई लानी पड़ेगी। अगर हमारी सोच नहीं बदली तो सरकार के पास एक ऑप्शन है कि वो एफआईआई लाए, एफडीआई लाए, विदेश से पैसा लाए, विदेशी फैक्ट्रियां लाए, विदेश को यहां इस्टेब्लिश करे। और अगर नहीं कर पाएगी तो वहां से इंपोर्ट ले, तब क्योंकि हमें कंप्यूटर तो चाहिए, तो हम वो हिंदुस्तान नहीं बनाता तो चीन से लेंगे या कहीं और से लेंगे। इकोनॉमी भारत की बढ़े कैसे, इसके पीछे हमारी अपनी सोच कहीं फंस रही है। और मैं कह रहा हूं, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, मेरा एचजीएस में सिलेक्शन हो गया
और मैं पिताजी के पास गया कि भाई ये हो गया। मैं पढ़ता था बाहर बच्चों के साथ, ये सब फॉर्म वॉर्म भरते थे। पिताजी ने मेरे कहा भाई तू देख ले, तुझे नौकर बनना है कि कुछ काम करना है। और मेरी माँ ने कहा नहीं तुम ज्वाइन करो जाके। मेरे पिताजी ने कहा इसकी आपका डिसीजन है। मैंने कहा नहीं करते। उन्होंने बैठकर समझाया कि क्या जितनी सैलरी वो देंगे उतनी तुम कमा नहीं सकते क्या? 80,000 रुपये देंगे, कमा नहीं पाओगे क्या? तुमने वो तो हम कमा लेंगे आराम से। तो बोले फिर वहां क्यों जाना? क्या करप्शन करने के लिए जाना है? क्योंकि वो जॉब वहां जाओगे तो अगर अच्छा कुछ मेंटेन करना चाहोगे तो करप्शन करना पड़ेगा। करप्शन करने के लिए अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें जीविकोपार्जन करने के लिए करना है तो अपने पास 50 काम है, उनमें से कोई एक पकड़ लो, अच्छा खासा 1-2 लाख रुपए महीने दे देगा। ये बात मेरी सुनकर मेरी वो भी इस्तीफा दे आई, करने मैं भी नहीं करती। हम दिल्ली आ गए। धीरे से कुछ समय बाद एक इंस्टीट्यूट खोला, पढ़ाने लगे, अच्छे खासे ठीक चलने लगा। मजिस्ट्रेट और जज जितना पैदा कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं, और सोशल काम भी कर लेते हैं, आपके बीच में भी बैठे हैं। क्या है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी सोच की है। हम वो करना नहीं चाहते। हम एजुकेशन भी देते हैं ना, तो भाई साहब से अभी चर्चा हो रही, तो हम शिक्षित नहीं करना चाहते। हम उसको जॉब पाने कई विधि बताना चाहते हैं, और जॉब पाने के लिए क्या क्या उसको मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए वो हम उसको पढ़ाते हैं। हम उसको बताते नहीं हैं परिवार कैसे चलता है, संसार कैसे चलता है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, देश की विदेशी शक्तियां हमारे खिलाफ क्या क्या कर रही हैं, कैसे सेमिनार कर करके वो अपने विचार को बढ़ाकर देश के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और हम नौकरी करते हैं, बड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, और फिर शाम को यूं खुजलाकर कहते हैं यू नो, और एक सिगरेट साथ में पिएंगे और कहेंगे यू नो ये सब गड़बड़ चल रहा है देश में, और ये इस्तीफे और ये अवार्ड वापस, और पता नहीं क्या क्या चलता है। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता ऑक्सफोर्ड पर टिक गई है, और ऑक्सफोर्ड वो करवा रहा है, कैम्ब्रिज वो करवा रहा है जो उनको यहां करवाना है। हम उसके ट्रैप में हैं। इकोनॉमी उनकी बढ़ रही है और काम हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं ना, उस विषय के पीछे पूरे देश में छोटे काम करने शुरू करें। अब यूट्यूब से बच्चे पैदा कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, और वो चला रहे हैं, खूब नाच गा रहे थे। अगर ये कहीं नौकरी कर रहे होते तो ये नाचने लायक ना बचते, बोलने लायक ना बचते। क्या बोल रहे होते? शाम को 8 बजे आते और कहते भैया सो लें और सुबह फिर चलने की तैयारी करें। नहीं, खाना भी जोमेटो से मंगा लें, और खाना भी जोमेटो से मंगा लें। तो ये एक मानसिकता की बात है। मुझे लगता है इकोनॉमी सुधारने के साथ साथ पूरे देश का दायित्व है। ये जो मीडिया कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य मेरे को लगता है ये होना चाहिए कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ें, भारत का विचार किस तरफ चले आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।